इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब सवाल यह है कि क्या दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना केस कम होने की वजह लॉकडाउन है, और इसे लेकर कल कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के दौरान बेहद अहम बातें भी हमने देखी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक है और इसे रोकने के लिए अब केंद्र और राज्य सरकारें लॉकडाउन पर विचार करें। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक संक्रमण की इस चेन को रोकने के लिए, इस चेन को तोड़ने के लिए लोगों के हित में लॉकडाउन बहुत जरूरी हो चुका है। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं इस वक्त। डॉक्टर वेद चतुर्वेदी हैं, आप सर गंगाराम अस्पताल से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, और फोर्टिस अस्पताल से डॉक्टर राजू व्यास इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर चतुर्वेदी, सबसे पहले तो आप जरा ये समझाइए कि पिछले 2 हफ्तों से कम 2 हफ्तों से दिल्ली लॉकडाउन में है। केसेस जरूर कम हो रहे हैं, थोड़े कम हुए हैं, लेकिन आपको लगता है कि इतने दिनों कम से कम अगर 14 दिनों का लॉकडाउन है, तो जो ब्रेक द चेन जो मिशन है जैसे महाराष्ट्र में चला, तो इस कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए कितने दिनों के लॉकडाउन की जरूरत होती है? जबकि मौत का आंकड़ा दिल्ली में अभी कम नहीं हो रहा, वो तो बढ़ ही रहा है। देखिए, इन्फेक्टिव डिसीजेस जब शुरू हुई थी तभी पहले ही आप देखिए हमारे पूर्वजों ने ही बोला था भाई कि यदि इससे बचना है तो लोगों से, जिसे कहते हैं ना छूत की बीमारी है ना, ये हमको पहले ही मालूम था। और इसका एग्जाम्पल इससे बड़ा क्या हो सकता है कि जो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था कंप्लीट, उसमें सबको मालूम था कि केसेस हमारे बहुत कम थे। इसी कारण हम थोड़ा ये भी समझने लगे शायद कि जो हमारी फर्स्ट वेव थी वो हम शायद कि हमारा जो वायरस था वो इतना खतरनाक नहीं था। मैं नहीं समझता हूं जो फर्स्ट वायरस की सक्सेस स्टोरी का सिंगल बड़ा कारण है कि हमारा कंप्लीट लॉकडाउन। देखिए, इन्फेक्शन यदि चेन रोक देंगे तो आपके केसेस सर्टेनली कम हो जाएंगे, तो इसमें कोई बहस का मुद्दा है ही नहीं कि क्या हम इस निर्णय को लेने में सक्षम हैं। कोई भी देश इसको लेने में सक्षम है कि हम यदि लॉकडाउन करेंगे तो कितने दिन का करेंगे और कब तक करेंगे। ये बात तय है कि यदि हम कंप्लीट लॉकडाउन करेंगे तो हमारे केसेस निसंदेह कम होंगे, क्योंकि हम ना तो इतने बेड बढ़ा सकते हैं ना हम इतनी ऑक्सीजन ला सकते हैं। आपने देख लिया कि 10 दिन से ये किल्लत जारी है। हम एक दूसरे को ब्लेम कर सकते हैं, बट ठीक बात है, काम हम कर सकते हैं। इस काम के लिए हमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं चाहिए, हम लॉकडाउन कर सकते हैं। लेकिन बहुत सी सरकारों ने दलील दी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने दलील दी जब हाई कोर्ट ने कहा कि आप कंप्लीट लॉकडाउन लगाई, तो उन्होंने कहा कि लोगों की रोजी रोटी का भी सवाल है, पेट का भी एक बहुत बड़ा मसला है। बहरहाल, लेकिन इस बीमारी से निपटना सबसे पहला मसला है। डॉक्टर राजू व्यास, आपको लगता है कि लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है कि हम कोरोना को हरा सकें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी अब कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन जिस प्रकार से कल अपने एक सुनवाई के दौरान किया था, तो मैं उनकी बात से काफी सहमत हूं कुछ हद तक, क्योंकि अगर हमें इस चेन को ब्रेक करना है तो हमें कंप्लीट लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा। और ये लॉकडाउन, जैसे कि आपने पहले भी कहा था या पूछा कि भाई ये कितने दिनों तक लॉकडाउन होता है या चेन कैसे ब्रेक की जाती है, कितने समय में ये चेन ब्रेक होती है, ये मिनिमम अगर हम लॉकडाउन लगाते भी हैं तो 3 से 4 हफ्ते में इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे कि WHO ने भी कहा है कि जो भी इन्फेक्टिविटी रेट है वो 5% से कम होनी चाहिए। और आज जब हिंदुस्तान के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी अगर हम देखें, तो करीब करीब सभी जगह 25% से लेके 25% से लेके 35% तक हमारी इन्फेक्टिविटी रेट है आज की तारीख में। इतनी ज्यादा जब इन्फेक्टिविटी रेट होगी तो बट नेचुरल है कि हमें लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा अगर हम इस चेन को ब्रेक करना चाहते हैं। तो अलग अलग दलीलें दी जा सकती हैं, अलग अलग जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन एज एन टेक्निकल एक्सपर्ट्स हम लोग एक ही चीज एडवाइस कर सकते हैं कि चेन को ब्रेक करने के लिए लॉकडाउन एक सबसे अच्छा तरीका है। और अगर रोजी रोटी का सवाल है, पेट का मसला है, तो सरकारें उसके लिए जिम्मेदार हैं। वो लोगों तक राशन पानी पहुंचाएं, लोगों के घरों तक ये सारी चीजों का इंतजाम सरकार की करना जिम्मेदारी है, और कोरोना को रोकना भी सरकार की जिम्मेदारी है। तो लॉकडाउन लगाना एक आखिरी विकल्प है। डॉक्टर वेद, आप एक चीज ये बताइए कि अभी पिछले 24 घंटे में ऑक्सीजन की क्या स्थिति रही आपके अस्पताल में खासतौर से? देखिए, ये बात A और B हॉस्पिटल का नहीं है। यदि पूछा जाए
तो पूरा कमांड कंट्रोल जहां है जी, और उनको भी मालूम है कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो जब तक वो एक हॉस्पिटल को पूरा करते हैं जब तक दूसरे हॉस्पिटल में, जहां तक एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल की सप्लाई की बात है तो जितने लार्ज हॉस्पिटल हैं उनको थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि उनके पास सिलेंडर्स बहुत हैं, जैसे हमारे गंगाराम हॉस्पिटल में। कि जो नए हॉस्पिटल्स हैं या जिन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, तो उनको एकदम से मुसीबत आ जाती है। क्यों कि एकदम से जैसे ही सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है तो वो जीरो हो जाता है। डॉक्टर वेद, जो मैंने ये सवाल पूछा आपके अस्पताल का, उससे जरा आसानी से हम समझ पाते, क्योंकि पिछले वक्त में मैं आपके यहाँ जो चेयरमैन है उनसे बात कर रहा था, वो यहां तक कह रहे थे कि आपके पास जो सिलेंडर है वो भी रिफिल नहीं हो पा रहे हैं। क्या उस स्थिति में कुछ सुधार आया है? वो मेरी ख्याल से मैं उसके बारे में शायद इतना नहीं बता पाऊंगा ऑथेंटिक, बट जहां तक ऐसी कोई, हम लोग भी फ्रैंकली स्पीकिंग जब पूरे मीडिया से खबरें आती हैं तब हम लोग ज्यादा सुनते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन मेरी ख्याल से सब जगह एसएमएस करता है, एसओएस करता है जगह जगह। बट एज ऑन टुडे पिछले 48 घंटे से ऐसा कोई खबर नहीं आई। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर राजू व्यास, फोर्टिस से क्या खबर है? आपके यहाँ ऑक्सीजन का क्या स्टेटस है इस वक्त? सर 48 घंटे पहले हमने एक एसओएस मैसेज किया था गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, जब फोर्टिस में भी हमारे जो स्पेशली शालीमार बाग का जो हमारा हॉस्पिटल है वहां पे ऑक्सीजन की कमी 48 घंटे पहले हुई थी। उस दौरान हमने एसओएस सभी लोगों को अलर्ट किया था। उसके बाद हमको देर रात या शाम के समय में ऑक्सीजन मिली, लेकिन अभी 48 घंटों से हम लोगों को भी थोड़ा जो है वो सेटिस्फेक्शन है कि हमारे पास अभी ऑक्सीजन है। परंतु ये इरेटिक वे, क्योंकि क्या हुआ है कि एक डिमांड एंड सप्लाई में बहुत बड़ा मिसमैच है। आप खुद भी जानते हैं, जनता भी जानती है कि डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उसको फुलफिल करना इतना आसानी से हर किसी सरकार के लिए इतना जल्दी करना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों ने देखी, आपने भी देखी, कि हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम था, क्रायोजेनिक जो टैंकर्स है वो हम लोगों के पास नहीं थे। और प्रोडक्शन भले इंडस्ट्रियल एरियाज में होता रहता हो, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं होता था, होता होगा, परंतु जहां तक एक हम लोग अस्पताल, जो मैं और डॉक्टर साहब हैं, हमारे जैसे अस्पतालों में हमें नहीं पता कि कहां से क्या आता है क्या नहीं। हमें तो अस्पताल चलाना है, हमें रेगुलर मरीजों को देखना है, मरीजों को ठीक करना है। बिल्कुल, ये मैनेजमेंट का काम है कि ऑक्सीजन की सप्लाई को वो चेक करती रहे। डॉक्टर वेद, जरा ये समझाइए कि 30 अप्रैल से 2 मई का जो डेटा है कोरोना का, उसमें केसेस तो दिल्ली में घट रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। इसकी क्या वजह है? 407 मरीजों की जान गई है पिछले 24 घंटे में, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, एज ए डॉक्टर और एज ए साइंटिस्ट यदि हम लोग एनालाइज करते हैं तो मैं सोचता हूं, जैसे एक जमाने में मैं आसाम में पोस्टेड था तो बहुत सेरेब्रल मलेरिया होता था। तो सेरेब्रल मलेरिया में आर्मी में था, तो सेरेब्रल मलेरिया में हर बार मलेरिया पॉजिटिव नहीं आता है और इसको हम बोलते थे कि क्लिनिकल मलेरिया। तो मैं सोचता हूं कि ये सब केसेस हैं क्लिनिकल कोविड या सस्पेक्टेड कोविड है। आज कोई भी डॉक्टर ये बता सकता है, यदि अच्छा डॉक्टर है, कि ये सिम्टम्स हैं तो मोस्ट लाइकली ये कोविड है। हाँ, हमने चूंकि लैब साइंस को इतना गोल्ड स्टैंडर्ड मान लिया है, जबकि कहा जाए तो जो आपका पीसीआर है वो सिर्फ 70% उसमें पॉजिटिव होता है, और वो भी आप किस टाइमिंग में कर रहे हैं। आपको पहले दिन फीवर आ गया और आपने यदि किया, हो सकता है वो नेगेटिव हो, तो उसके लिए भी कई चीजें हैं। ऐसा किस टाइम में आप पीसीआर टेस्ट कर रहे हैं, पीसीआर का सैंपल कैसे हैंडल हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं वो कितने ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं। जैसी क्लिनिकल साइंस है वैसे ही लैब साइंसेस में भी कई फ्लॉज हैं। तो इन एनी केस सब फ्लॉज को ले भी लिया जाए तो भी है भी, यदि 100 लोगों को कोरोना है तो 70 को ही पॉजिटिव आएगा। तो इसीलिए जो डेथ हो रही है वो मिसमैच हमेशा रहेगा। एक कैटेगरी हमें हमेशा बनाना चाहिए गवर्नमेंट को, जिसको मैं बोलता हूं क्लिनिकल कोविड या सस्पेक्टेड कोविड। वो डाटा आप अलग रखिए। ठीक है, ठीक है। थोड़ी सी टेक्निकल बात आपने की है, दर्शकों को इसको समझने के लिए थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी शायद पड़े। डॉक्टर राजू व्यास, एक बहुत अहम सवाल जो हर कोई जानना चाहता है, पूरा देश जानना चाहता है। स्टडीज ये कह रही है डॉक्टर की 3 से 5 मई के बीच, यानी आज से 5 तारीख के बीच में पीक आएगा कोरोना, उसके बाद धीरे धीरे डाउन होगा। क्या वाकई 3 दिन के बाद जो है वो पीक आने वाला है और उसके बाद हम केसेस में गिरावट देखेंगे, ऐसा है?
वैसे टेक्निकली और वैसे अगर हम समझें तो हम ये जानते हैं कि एक मैथमेटिकल मॉडल होता है जिसके बेसिस पे हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि पीक कब आ सकता है। एज सच डॉक्टर्स, एज सच साइंटिस्ट, हम लोग ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि कितने दिनों बाद आएगा। नो डाउट जो मैथमेटिकल ग्राफ्स हम लोग देखते हैं जिसमें एक समय आता है कि जब ग्राफ में अपसर्ज होता है, फिर स्टैटिक होता है और उसके बाद में डाउनफॉल होता है, ये किसी भी प्रकार की बीमारी में ऐसा होता ही है। लेकिन ये प्रेडिक्ट करना कि इतनी तारीख तक हम लोग, चलिए डॉक्टर वेद जल्दी से आप बता दीजिए कि आपके हिसाब से पीक कब तक आ रहा है? 3 से 5 मई के स्टडीज कह रही हैं। नहीं, ये कहना बहुत ही मुश्किल काम है। ये डिपेंड करेगा कई फैक्टर्स को लेके। तो ये, हाँ, बाय एंड लार्ज हम दूसरे देशों को देखते हैं, जैसे इंग्लैंड में पीक आया, सेकंड पीक तो करीब 1-8 महीने रहा। तो बाय एंड लार्ज हिस्ट्री जैसे रिपीट करता है ये, वैसे ही यहां भी रिपीट करेगा। अमेरिका में भी ऐसे ही हुआ एक, तो उसी तरह से ये बिहेव करेगा वायरस जो दूसरी जगहों में जैसे बिहेव किया है इसने। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वेद और डॉक्टर राजू। वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अहम सवालों के जवाब दिए जिससे हमारे दर्शक जो घर बैठे आपको देख रहे हैं उनके बहुत सारी शंकाएं दूर हुई हैं। कोरोना की वजह से बीजेपी के एक प्रवक्ता की मौत हो गई। पूरी डिटेल आपको देंगे एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।